ईशल यज़दानी को देखकर आयशा ने फ़ौरन उसका पीछा किया। आयशा को अपनी जानिब आता देख ईशल यज़दानी एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बिना वहाँ से भागी थी। रुक जाओ ईशल, आयशा ने उसे तेज़ आवाज़ में पुकारा। ईशल उसकी आवाज़ को इग्नोर करके और तेज़ी से भागने लगी। तभी वो सामने से आते किसी आदमी से टकराई। आयशा ने उसी लम्हे से मौके का फ़ायदा उठाकर उसे बाजू से पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। हाय आयशा, तुम क्या हुआ था तुम्हारे साथ, और कौन थे वो लोग? ईशल ने अनजान बनने की भरपूर एक्टिंग करते हुए बज़ाहिर फ़िक्रमंद लहजे में पूछा। तुम नहीं जानती कि वो कौन लोग थे? लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम उन लोगों के साथ मिली हुई थी और मुझे तुमने ही अगवा करवाया था। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? आयशा ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए सवाल किया। मैं क्यों अगवा करवाऊंगी तुम्हें? और मैं नहीं जानती वो कौन लोग थे, ईशल हकलाते हुए बोली। छोड़ो मुझे। ईशल आयशा की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते चिल्लाई। ज़रूर छोड़ दूंगी, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अगवा क्यों करवाया था। और ये सब नाटक ना मेरे सामने मत करो, क्योंकि उस दिन बेहोश होने से पहले तुम्हारा चेहरा मैं अच्छे से देख चुकी थी, समझी तुम? और अगर तुमने ये सब नहीं करवाया था तो मुझे देखकर डर कर भागी क्यों? बोलो। आयशा ने उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर जमाते हुए कहा। उस वक्त आयशा की नज़रें उसके चेहरे का हर तासुर नोट कर रही थी। मैं कहाँ भाग रही थी, मुझे लगा कोई और है, ईशल ने बोधा सा बहाना घड़ा, जबकि उसकी पेशानी पूरी पसीने से तर थी। उस वक्त उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कह रही है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, इतना कहकर आयशा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? किस किस्म की घटिया लड़की हो तुम? खुद एक लड़की होते हुए भी न जाने कितनी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फांस चुकी हो तुम। मुझे तो ये सोच कर ही घिन आती है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक दोस्त बनाई, और वो भी तुम जैसी गिरी हुई बदकिरदार लड़की। आयशा ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, जो खा जाने वाली नज़रों से उसी को घूर रही थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, ईशल यज़दानी को? इसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। ईशल ने गाल पर हाथ रख के उसे वार्निंग देती नज़रों से देखते कहा था। ये तो कुछ नहीं है ईशल, तुम तो इससे भी बड़ी सज़ा डिज़र्व करती हो। आयशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। न जाने आज उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। शायद जब लड़की के किरदार पर बात आती है तो हर लड़की शेरनी बन जाती है। उसका बाजू अब भी आयशा की गिरफ्त में था। आयशा, बहुत गलत जगह पंगा ले रही हो तुम, और तुम जो इतनी देर से खड़ी मुझे कैरेक्टरलेस कहे जा रही हो ना, तो खुद कौन सा नेक परवीन हो। भूलो मत कि तुम जिस कीचड़ से निकल कर आई हो वो एक ऐसी जगह है जहां अगर एक दफ़ा कोई लड़की चली जाए तो ये मुआशरा कभी उसे कबूल नहीं करता। ईशल यज़दानी ने ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए कहा। और तभी ईशल की नज़र सामने से आते हैशम खान पर पड़ी, जिसने अभी तक उसे नहीं देखा था। उसकी नज़रें तो इर्द गिर्द आयशा को ढूंढने में मसरूफ़ थी। आयशा की भी उसकी जानिब पीठ थी, वो भी हैशम खान को नहीं देख पाई, वो जो इतनी देर से मजबूत बनी खड़ी थी। ईशल की बातों से लम्हे में कमज़ोर पड़ी और ईशल उसी लम्हे का फ़ायदा उठाती उसकी ढीली पड़ती गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वा कर भागी, क्योंकि जुलेखा बाई से वो जान चुकी थी कि हैशम खान ने उसे ख़रीदा है, और हैशम जैसी मारूफ शख्सियत को कौन नहीं जानता था। और फिर आयशा और हैशम की शादी की खबर भी उसे मिल चुकी थी, इसलिए उसे देखते ही वो लम्हे की भी देर किए बिना वहाँ से फ़रार हुई। उसे पता था कि अगर वो एक दफ़ा हैशम खान की पकड़ में आ गई तो वो उसका क्या हाल कर सकता है। इधर उधर देखते हुए जब हैशम खान ने सामने देखा तो भागता हुआ आयशा के पास पहुंचा था। उसे देखते ही उसकी जान में जान आई थी। उसके पास पहुंचते ही हैशम ने ज़ोर से उसे खुद से लगाया था। कुछ ही देर में जब उसे ये तसल्ली हुई कि आयशा उसी के पास है तो वो होश में लौटा। उसे अंदाज़ा हुआ कि वो उस वक्त कहाँ है। अब आयशा ईशल की बातों के ज़ेरे असर थी अब भी। क्या हुआ आयशा, आप वहाँ से भागी क्यों? जानती हैं मैं कितना परेशान हो गया था, सांस बंद हो रहा था ये सोच कर भी कि आपको हमने कहीं खो ना दिया हो। हैशम ने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा, जबकि चेहरे पर एक खौफ सा था उसके। आयशा गुमसुम सी उसे देख रही थी। कितना आला ज़र्फ था ये इंसान, और कैसे वो उसके लिए फ़िक्रमंद था। उसे तो उसके अपनों ने छोड़ दिया था और ये इंसान उस पर दिलो जान से फ़िदा था। लेकिन क्यों? आयशा ने खुद से सवाल किया। क्या हो गया है आयशा, कहाँ गुम है? इधर देखिए हमारी तरफ, बताइए, किसी ने कुछ कहा आपको?
या आपने किसी को देखा था कहीं? हैशम ने उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर करते पूछा, और तभी आयशा होश की दुनिया में आई। क्या हम घर चलें?" आयशा ने नज़रें झुकाते कहा। हैशम जानता था वो अभी उसे कुछ नहीं बताएगी, इसलिए मौके की नज़ाकत को समझते वो उसे कंधों से थामे मॉल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उन्हें आता देख सब गार्ड्स अलर्ट हुए। हैशम ने आयशा को खुद गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर से चाबी लेकर ड्राइव करता गाड़ी गांव की सड़कों की तरफ मोड़ गया। और अब ये सारी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे भागती गांव की जानिब बढ़ रही थी। ये तो उसने सोचा भी नहीं था, कभी तसव्वुर तक नहीं किया था कि वो इस तरह बेबस हो जाएगी कभी। वो हमेशा अपनी दोस्तों को मजबूत बनने का सबक दिया करती थी। उसे बेबसी से सख्त नफरत थी और आज खुद ही बेबस बनी बैठी थी। उसे आज खुद से नफरत हो रही थी, अपने आप से वहशत होने लगी थी। वो रो रही थी, लेकिन घुट घुट कर। जब उसकी वहशत हद से बढ़ने लगी तो सामने नजर आते आईने के सामने जा खड़ी हुई। अपने ही अक्स को काफ़ी देर तक देखती रही। ऐसा लगता था जैसे खुद को खोज रही हो। सामने नजर आता अक्स उसे अपना लग ही नहीं रहा था। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये रुबाब मलिक कैसे हो सकती है? उसे तो बेबसी से नफरत थी ना। तो सामने नजर आता बेबसी का अमली तफसीर बना वो अक्स उसका कैसे हो सकता है? उसकी पेशानी पर बहुत से पल नमूदार हुए। वो आईने के सामने खड़ी खुद से मुखातिब थी। रुबाब मलिक, तुम तो दूसरों को बेबसी पर लेक्चर दिया करती थी, आज क्या हुआ? उसे लगा आज सामने नजर आता अक्स उसका मजाक उड़ा रहा है। दिल में आतिश फिशां उबल रहा था। ऐसे लगता था कि दिल फट जाएगा। ये आंसू तुम्हारी अपनी गलती है रुबाब मलिक। तुम्हें किसने कहा था हाजिम से मोहब्बत करो? क्यों नहीं रोक पाई खुद को? बोलो, खामोश क्यों हो? क्यों खामोश हो अब? रुबाब के लब बिल्कुल खामोश थे, लेकिन उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसी का अक्स उसे लानतान कर रहा था। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? जाओ, बता दो अपने बाप को कि तुम हाजिम से मोहब्बत करती हो और उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो। जाओ रुबाब। उसके दिमाग ने उसे तंबीह की, दिल ने एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन अगले ही लम्हे बाप का चेहरा नजरों में घूमा। मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानेंगे। वो मुझे और हाजिम को जिंदा तो गाड़ देंगे, लेकिन हाजिम से मेरा निकाह कभी नहीं करवाएंगे। और मैं अपनी वजह से हाजिम को कुछ भी नहीं होने दे सकती। आज वो जैसे हाजिम की मोहब्बत को ठुकरा कर आई थी, ये वही जानती थी। घर आते ही वो कमरे में बंद हो गई और ज़ारो कतार रोने लगी। अभी वो खुद को समझा ही रही थी कि उसे हाजरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से खुद पर काबू पाते मुंह पर पानी के छींटे मारती वो कमरे से बाहर निकल आई। जी अम्मा। हाजरा बेगम को जवाब देती वो वहीं उनके पास बैठ गई। नज़रें उठाने की गलती नहीं की थी उसने। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बाप ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरों की जिंदगियों को अजाब बनाने के सिवा उस इंसान ने आज तक कुछ नहीं किया, और अब अपनी ही बेटी को अपने जैसे इंसान के साथ बांध दिया। हाजरा बेगम उसकी जानिब देखकर बोली, अम्मा, अब हम क्या कर सकते हैं? अब्बा के फैसले को कौन बदल सकता है? रुबाब उनके हाथ पर हाथ रखते बोली, मैं चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे जैसी ज़िंदगी ना गुजारे, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर पा रही बेटा तेरे लिए। हाजरा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जानती हूँ अम्मा, आप बेबस और मजबूर हैं अब्बा के सामने। न जाने अम्मा, सारे दुख हमारी झोली में ही क्यों आ गए। रुबाब ने तासुफ से हाजरा बेगम को देखते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तेरे बाप को कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपनी बेटी को कभी उस घटिया इंसान के हवाले नहीं करूंगी। हाजरा बेगम ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, जबकि वो बेबसी से मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि वहीद मलिक एक दफ़ा जो ठान ले वो करके दम लेते हैं, और शायद अब वो भी दूसरी औरतों की तरह समझौता कर चुकी थी। जरियाब खान की हवेली में सर्द मोहरी अरूज पर थी। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं था। अम्मा बेगम सारा सारा दिन कमरे में रहती थी, बहुत कम बाहर निकलती थी। खाना उनको मुलाजमा कमरे में ही दे आती थी। आदिल खान ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था, कम ही किसी को बुलाता था और मिलता था, जबकि नसरीन बेगम के अपने 100 बखेड़े थे, जिन्हें निपटाते उनका सारा दिन बआसानी गुजर जाता। जरियाब खान अपनी सियासत में मसरूफ़ थे। मिनहल, जरियाब खान की छोटी बेटी, वो ज़्यादातर शहर अपनी फुफ्फो के घर ही रहती थी। उसका निकाह छोटी उम्र में ही फुफ्फोजाद से कर दिया गया था और बचपन से ही वो अपनी फुफ्फो के बहुत करीब थी। जोया, जरियाब खान की बड़ी बेटी, जिसका ज़्यादा टाइम घर से बाहर गुजरता था। उन दिनों उस हवेली में सब अपने होते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सब सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में गुम थे और ये सफ़र तय कर रहे थे
और ज़िंदगी के इस सफ़र में एक बड़ा तूफ़ान उस हवेली के मकीनों के लिए तैयार खड़ा था। बहुत जल्द उस हवेली के मकीन उस तूफ़ान की लपेट में आने वाले थे जो उनको दहला कर रख देने वाला था। खाना खाने के बाद वो तीनों आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पार्लर चल पड़े। कौन सा फ्लेवर खाओगी रोहाब? ज़ायान ने रूही से पूछा। मैं चॉकलेट, वनीला, पिस्ता सब खाऊंगी। रूही ने उंगली पर गिनते हुए फ्लेवर्स के नाम बताए। रूही जब भी आती हमेशा मल्टी फ्लेवर मिक्स करवा के आइसक्रीम खाती थी और हाजिम हमेशा इस बात से चिढ़ता था। मैं वनीला फ्लेवर लूँगा। इससे पहले कि ज़ायान हाजिम से पूछता, हाजिम झट से बोला था, अच्छा एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं अभी ऑर्डर देकर आता हूँ। ज़ायान उन्हें बैठने का कहकर खुद काउंटर की जानिब बढ़ गया। तभी एक टेबल के पास गुजरते उसकी नज़र वहाँ बैठी उस लड़की पर गई। नाजेबा कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर डार्क मेकअप किए वो लड़की उसे औरत के नाम पर ही धब्बा लगी। फिर उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़े सिगरेट पर गई। ये देखकर ज़ायान को हैरत का शदीद झटका लगा। उसके पास रखी चेयर पर बैठा लड़का जो उसे निहायत ही गलीज नज़रों से देख रहा था। ज़ायान का दिल किया कि उस लड़के की आंखें ही नोच ले, कितनी गंदगी थी उसमें। ये बात उसे अंदर तक सुलगा गई और फिर देखते ही देखते उस लड़की ने सिगरेट का धुआं मुंह से निकालते, सिगरेट ज़मीन पर फेंकते उसे अपने जोगर से मसला। शायद नज़रों की तपिश थी कि उस लड़की ने नज़र उठाकर आसपास देखा। उसकी नज़र साकित खड़े लड़के पर गई जो किसी बुत की मानिंद उसी को देख रहा था। ये देखकर लड़की गुस्से से उठकर उसके पास आई और उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। ओह हेलो मिस्टर, क्या देख रहे हो ऐसे? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? उसके चुटकी बजाने पर ज़ायान होश की दुनिया में आया। लड़कियां तो बहुत देखी हैं, बस तुम जैसी नहीं देखी मिस। ज़ायान ने उसे जवाब देकर मुंह फेर लिया जबकि चेहरे पर बेजारी वाज़े थी। क्या मतलब है तुम्हारा मेरे जैसी से? उस लड़की को ज़ायान का इस तरह मुंह फेरना गिरा गुजरा था। उस लड़की ने गुस्से से ज़ायान का गिरेबान पकड़ते कहा, ओ मिस, मेरा मतलब तुम अच्छे से जानती हो और ये गलती दोबारा मत करना, अच्छा नहीं होगा वरना। ज़ायान ने अपने गिरेबान पर मौजूद उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा और ज़ोर से उसका हाथ झटका था। अच्छा तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा, अब देखना मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ, शायद जानते नहीं हो तुम मुझे। उस लड़की ने चिल्लाते हुए बदतमीज़ी से कहा। वो जो कहीं से गुजरती तो लड़के आंखें झपकना तक भूल जाते थे और ये लड़का यूं उसे खुलेआम जलील कर रहा था। ये बात उस लड़की को तैश दिला गई। तुम्हें कौन नहीं जानता होगा? तुम्हारा लिबास तुम्हारी अक्कासी करता है और सोने पे सुहागा तुम्हारी ये घटिया लैंग्वेज जो सबको चीख चीख कर बताती है कि तुम एक निहायत ही बदतमीज़, कैरेक्टरलेस और गिरी हुई लड़की हो जिसे खुद की तो इज्जत का पता नहीं, अपने माँ बाप को भी बदनाम करती फिर रही हो हर जगह। ज़ायान ने उसे आईना दिखाया। ओ मिस्टर, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे जज करो। और कैरेक्टरलेस किसे कहा तुमने? उस लड़की ने बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए कहा। तुम्हें। इतना कहकर ज़ायान जाने को पलटा। ओ मिस्टर लिसन, उस लड़की ने चिल्लाकर उसे मुखातिब करना चाहा लेकिन वो इग्नोर करता आगे बढ़ता चला गया और यही बात उसे तपा गई। काम डाउन बेबी, इतना गुस्सा ठीक नहीं, आओ चलो चले हम। साथ खड़े लड़के ने उसकी कमर के गिर्द बाजू रखते हुए कहा, मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, जीना हराम कर दूंगी इसका। इज्जत की बात करता है ना, ऐसा बेइज्जत करूंगी ना कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वो लड़की गुस्से में ओल फोल बोलती उस लड़के के साथ चली गई। ज़ायान जैसे ही पलटा तो आसपास मौजूद लोग जो ये तमाशा देख रहे थे उनमें हाजिम और रूही भी खड़े नजर आए उसे। ज़ायान जैसे ही पलटा आसपास मौजूद लोग जो ये तमाशा देख रहे थे उनमें उसे हाजिम और रूही भी खड़े नजर आए। ज़ायान को उस भीड़ से निकलते देख हाजिम और रुहाब फौरन उसकी जानिब बढ़े थे। पागल हो गया था क्या ज़ायान? क्या ज़रूरत थी तुझे उससे पंगा लेने की? हाजिम उसके पास पहुंचकर झट से बोला था। पंगा मैंने नहीं, उसने लिया था। ज़ायान ने तप कर कहा, तुझे क्या ज़रूरत थी उसे इतना कुछ कहने की? वो कुछ भी पहने कुछ भी करे, तेरा हेडेक नहीं था यार। हाजिम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश की जबकि ज़ायान भी खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुका था। वो किसी गैर लड़की के लिए अपने साथ साथ उन दोनों का मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। छोड़ हाजिम, शायद हमें अब जल्दी से आइसक्रीम खाकर घर जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, भाभी और भाई आते ही होंगे। ज़ायान ने बात बदलते हुए कहा, हाँ हाँ चलो। रुहाब ने जल्दी से कहा और ज़ायान नॉर्मल हो चुका था। तीनों ने जल्दी आइसक्रीम खाई और घर की जानिब निकले। पूरे रास्ते आयशा ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला था, बस गुमसुम सी बैठी अपनी ही सोचों में गुम थी। गाड़ी के रुकने पर वो एकदम चौंकी। हैशम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे उतरने में मदद दी थी और उसका हाथ थामकर हवेली के अंदरूनी जानिब बढ़ गया।
उसे इस हाल में देखकर हैशम को खुद भी बहुत तकलीफ हो रही थी। आ गई भाभी। हैशम और आयशा को आते देख रुहाब जोर से चीखी थी और उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम भाई। उन तीनों ने एक साथ हैशम को सलाम किया था। हैशम उन तीनों के सलाम का जवाब देकर फ्रेश होने की गर्ज से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जानती हैं भाभी, कितना मिस किया मैंने आपको। पता है मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था आपके बगैर। रुहाब लाड से आयशा के गले में बाहें डालते बोली थी। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें क्यूटी। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे अकेले शॉपिंग करने में। आयशा खुद को काफ़ी हद तक अब नॉर्मल कर चुकी थी। उसने प्यार भरे लहजे में रुहाब को जवाब दिया। थैंक यू भाभी, आप बहुत स्वीट हैं। लेकिन भाई तो थे ना आपके साथ। अच्छा, आप दिखाएं जल्दी से क्या क्या लाई हैं आप। रुहाब ने कहा। अब भाभी यहाँ खड़े होकर तो दिखाने से रहीं, कम से कम अंदर तो आने दो उन्हें। ज़ायाम ने दरवाजे पर ही रुहाब को शुरू होते देख टोका था। ओह सॉरी। रुहाब अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा होते बोली। कोई नहीं गुड़िया, कुछ नहीं होता, चलो मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। आयशा प्यार से उसका गाल थपथपाती उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। वो काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए सब चीज़ें उनको दिखाती रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चली गई, जबकि उन तीनों की कभी ना ख़त्म होने वाली नोक झोंक एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी थी। आयशा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरा बिल्कुल खाली था। उसने यहाँ वहाँ देखा लेकिन हैशम नहीं था। तभी उसे टेरेस पर थोड़ा खटका महसूस हुआ तो वो वहीं चली आई। ज़हे नसीब, आप यहाँ। हैशम को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने गर्दन मोड़कर देखा। आयशा गुल को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। जी बस कुछ नहीं, ऐसे ही। आयशा ने धीमे लहजे में अटक अटक कर कहा। कहीं आप हमें तो तलाश नहीं कर रही थी ना आयशा गुल। आयशा उसके सही अंदाजे पर थोड़ा बौखलाई। नहीं, मैं आपको क्यों ढूंढूंगी। आयशा ने टूटे फूटे लफ्ज़ों में जवाब दिया। उसके जवाब पर हैशम ने जानदार कहकहा लगाया, क्योंकि वो जानता था वो खाली कमरा पाकर उसे ही ढूंढने आई थी। आप हंस क्यों रहे हैं। आयशा ने मासूमियत से कहा। कुछ नहीं जाने हैशम, बस हम ये देख रहे थे कि हमारी बीवी को तो झूठ भी बोलना नहीं आता ठीक तरह से। हैशम ने उसकी तरफ देखते प्यार से कहा। मैंने कब झूठ बोला। आयशा ने उसकी तरफ देखते जल्दी से जवाब दिया। अभी आपने कहा आप हमें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आई थी, जबकि आप यहाँ हमें ही ढूंढने आई हैं। हैशम ने खुशगवार लहजे में कहा। तो आयशा का खफकी के मारे बुरा हाल हुआ, इसलिए चुपचाप खड़ी रही। उसे खामोश देखकर हैशम फिर मुखातिब हुआ। क्या एक कप कॉफ़ी मिल सकता है। हैशम ने आज पहली दफ़ा उससे फरमाइश की थी। जी मैं अभी लाती हूँ। हामी भरते हुए वो कॉफ़ी बनाने चली गई। हैशम को इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन आयशा अभी तक ना आई थी। उसके पीछे पीछे वो जाने के लिए हैशम अभी उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था कि आयशा हाथ में कॉफ़ी के 2 कप लेती आते हुए दिखाई दी। एक कप हैशम की तरफ उसने बढ़ाया, जिसे हैशम ने थाम लिया। लगता है बहुत स्पेशल कॉफ़ी बनाई है आपने, पूरा आधा घंटा लगाकर। हैशम ने उसके इतनी देर लगाने पर चोट की। नहीं बस वो। इससे पहले कि आयशा वजाहत देती, हैशम बीच में ही बोल पड़ा। कुछ नहीं होता आयशा गुल, आप इतना डरती क्यों हैं हमसे। क्या हमारी शक्ल इतनी बुरी है। हैशम ने कॉफ़ी का मग साइड पर रखकर दोनों हाथ सीने पर बांधे उसकी तरफ देखकर कहा। किसने कहा मैं आपसे डरती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, आयशा ने मजबूत बनते हुए कहा, जबकि ज़ुबान साथ देने से इनकारी थी। आपकी इस लड़खड़ाती हुई ज़ुबान ने। हैशम ने हंसते हुए कहा। अब आप हमें गुस्सा दिला रहे हैं। आयशा ने माथे पर बल डालते कहा। आपको गुस्सा भी आता है। करें गुस्सा, हमें भी तो पता चले कि आप कैसे गुस्सा करती हैं। हैशम ने उसे गुस्से में आते देख मजीद तपाया। उस वक्त वो दोनों कोई और ही हैशम और आयशा लग रहे थे। अब मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी अगर आपने एक भी और लफ्ज़ कहा, आयशा ने गुस्से में कहा, जबकि अपने अल्फाज का अंदाज़ा होते ही अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को बोलने से रोका। आंखें ज़ोर से बंद कर ली। उसे लगा कि अब हैशम खान उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुसलसल खामोशी महसूस करके उसने थोड़ी थोड़ी करके आंखें खोली तो हैशम सामने खड़ा मुस्कुराता उसी को देख रहा था। आयशा को इस तरह देखते हुए हैशम का फलक शगाफ कह कहा गूंजा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, बोलें। हैशम ने उसे साकित खड़े देखकर कहा। कुछ भी नहीं, मुझे लगा आपको गुस्सा आ जाएगा मुझ पर, मगर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने झुकी नज़रों से कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता आयशा, हमें आप पर प्यार तो आ सकता है लेकिन गुस्सा नहीं। हैशम ने उसे देखते हुए नरमी से कहा। और आयशा तो जितना भी खुद पर नाजा होती कम था। जी। आयशा जवाब में सिर्फ इतना कह पाई। आयशा गुल, आज मॉल में क्या हुआ था। हैशम ने याद आने पर अचानक सवाल किया और आयशा एकदम उसके सवाल पर घबराई। हैशम जानता था उससे आयशा को तकलीफ़ होगी, लेकिन आइंदा की तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था।
आयशा गुल, भरोसा है ना आपको हम पर? बताइए, क्या आपने किसी को देखा था? हैशम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए प्यार से पूछा। तो आयशा आयशा ने उसकी तरफ आंसुओं से लबालब आंखों से देखते हुए इस बात में सर हिलाया। वो मैंने वहाँ ईशल को देखा। वो वही लड़की थी जिसने मुझे अगवा करवाया था। मैं उसके पीछे ही भागी थी, आयशा अजियत भरे लहजे में बोली। उसका कुर्ब महसूस करके हैशम ने तकलीफ से आंखें बंद की। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया आयशा गुल? अगर वो लड़की दोबारा आपके साथ कुछ कर देती तो? हैशम ने उसकी तरफ शिकवा कुनाम नज़रों से देखते पूछा। वो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, आयशा ने मासूमियत से कहा। आप फिक्र मत करें आयशा, अब उस लड़की को हमसे कोई नहीं बचा सकता। आयशा को हौसला देते उसने अब खुद से लगाया था। हैशम के लिए ईशल को पकड़ना बाएं हाथ का खेल था और वो माहिर खिलाड़ी अच्छे से जानता था कि उसे ये खेल कैसे खेलना है। कॉफ़ी। आयशा को अचानक कॉफ़ी याद आई तो वो धीमे लहजे में बोली, ओह हाँ, आज हमारी प्यारी बीवी ने इतने प्यार से हमारे लिए अपने हाथों से कॉफ़ी बनाई है और हम भूल गए। और वजह भी तो हमारी अपनी बीवी ही है। हैशम ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। मैंने क्या कहा? आयशा दोनों हाथ कमर पर रखते लड़ाका औरतों की तरह बोली तो हैशम उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा दिया। आपने डाका डाला है, वो शरारत से बोला। मैंने कब कुछ चोरी किया? मैं चोर नहीं हूँ। आयशा अपनी खूबसूरत आंखें पटपटाते हुए बोली। फिर कभी बताएंगे, आ जाएं, अभी कॉफ़ी पीते हैं, थक गई होंगी आप। हैशम आगे बढ़ते हुए बोला। लेकिन जब पीछे मुड़ा तो आयशा अब भी अपनी ही जगह पर खड़ी गुस्से से उसे देख रही थी। क्या हो गया है? क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है? हैशम ने वापस उसकी तरफ आते हुए कहा। आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, आयशा ने गुस्से से कहा। तो ठीक है, हम आपको उठाकर ले जाते हैं। हैशम इतना कहकर आगे बढ़ा ही था कि आयशा जल्दी से कमरे की जानिब भागी।